वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी गीक। हम लोग कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल पढ़ रहे थे चैप्टर, जिसमें हमने आज फीडबैक मैकेनिज्म देखना है, जो कि हमारे चैप्टर का आज लास्ट टॉपिक है। फीडबैक मैकेनिज्म देखेंगे और लास्ट में फिर हम देखेंगे नर्वस डिसऑर्डर्स को। अच्छा जी, फीडबैक मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं। तो फीडबैक मैकेनिज्म क्या कर रहा होता है? बेसिकली ये रेगुलेशन कर रहा होता है हार्मोन्स की। उसको जो रेगुलेशन हो रही है हार्मोन्स की, उसको हम क्या कहेंगे? फीडबैक मैकेनिज्म कहेंगे। रेगुलेशन हो क्या रही होती है कि हमारा आउटपुट प्रोसेस जो है वो डिसाइड कर रहा होता है कि फीडबैक एंड रिटर्न क्या होना चाहिए। या तो चीजें रुक जानी चाहिए या चीजों को इन्हांस होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कोई भी ऐसा प्रोसेस है, हमारे हार्मोन्स रिलीज होते जा रहे हैं। एक वक्त आता है कि हमें ये फील होता है कि हमारी बॉडी को अब जरूरत नहीं है इस हार्मोन के रिलीज होने की, तो फीडबैक मैकेनिज्म क्या करेगा? नेगेटिव मैसेज देगा ताकि जो भी हमारी हार्मोन्स हैं वो रिलीज होना बंद हो जाए। अगर हम कहते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर कोई चीज या हार्मोन रिलीज होता जा रहा है और हमें ये लगता है कि इसकी सिक्रीशन की भी और जरूरत है, तो जो उसका आउटपुट है उस हार्मोन की सिक्रीशन के बाद वो आउटपुट ये रिजल्ट शो करेगी कि आप इसको सिक्रीशन को क्या कर दें? बढ़ा दें। तो फीडबैक मैकेनिज्म हमारे ग्लैंडर सिस्टम को क्या बताएगा कि हमें सिक्रीशन को क्या करना है? बढ़ाना है। बेसिकली फीडबैक मैकेनिज्म ये होता है कि जो कि रेगुलेट कर रहा होता है हार्मोन्स को या फिर उस प्रोसेस को जो हार्मोन से कोरिलेट होता है, और इसको रेगुलराइज करने के लिए क्या चीज मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है? दैट इज द आउटपुट प्रोसेस। यानी कि जो उससे रिजल्ट्स आ रहे होते हैं वो डिसाइड करेंगे कि हार्मोन की प्रोडक्शन बढ़नी चाहिए या फिर कम होनी चाहिए। तो हम कहते हैं टू टाइप्स का फीडबैक मैकेनिज्म है, नेगेटिव एंड द पॉजिटिव। तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो नेगेटिव है वो क्या है? इफ आउटपुट ऑफ अ प्रोसेस इनहिबिट्स प्रोसेस। अगर जो आउटपुट है यानी कि जो फंक्शन हो रहा है वो हमें क्या बता रहा है कि हमारा ये काम रुक जाना चाहिए या हार्मोन की सिक्रीशन रुक जानी चाहिए, तो वो क्या है? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि वो इनहिबिट कर रहा है, स्टॉप कर रहा है। हार्मोन रिलीज हो रहा था लेकिन जो हमारी बॉडी की स्टेट है, जो हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स है, ये जो हमारी बॉडी की कंडीशन है, जो आउटपुट है हमारी बॉडी की, वो ये चाह रही है कि हार्मोन जिस पर्पस के लिए रिलीज किया गया था वो पर्पस फुलफिल हो गया, अब इसको स्टॉप कर देना चाहिए। और ये क्या करता है? मेंटेनेंस करता है होम्योस्टेसिस की, यानी कि हमारी बॉडी को दोबारा नॉर्मल पोजीशन में लेके आता है। थर्ड क्या है? ये कॉमन है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। नेगेटिव फीड मैकेनिज्म जो है वो मोर कॉमन है, नॉर्मल है। ये नॉर्मली यही हो रहा होता है हर हार्मोन की सिक्रीशन के बाद उसको स्टॉप करने के लिए। इसकी एग्जांपल में बेस्ट हमारे पास इंसुलिन और ग्लूकागॉन है। अब इंसुलिन और ग्लूकागॉन को कैसे हम कोरिलेट करेंगे नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से? हम कहते हैं हमारी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई हुआ, ग्लूकोज लेवल हाई होने पे क्या होगा? इंसुलिन रिलीज होगी फ्रॉम द बीटा सेल। जैसे इंसुलिन रिलीज होगी हम क्या करेंगे? जितना भी ब्लड ग्लूकोज लेवल होगा उसको क्या कर लेंगे? ग्लाइकोजन में स्टोर कर लेंगे इन द लिवर एंड स्केलेटल मसल। अब ग्लाइकोजन में स्टोर हो गया, ब्लड के अंदर ग्लूकोज खत्म होगी। अब मैसेज क्या दे रही है हमारी बॉडी कि इंसुलिन की प्रोडक्शन को स्टॉप कर दें। यानी कि ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होकर स्टोर हो जाना, ये मैसेज है, ये आउटपुट प्रोसेस है जो बता रहा है कि इंसुलिन की सिक्रीशन को स्टॉप किया जाए। और फिर इंसुलिन की सिक्रीशन को स्टॉप कर दिया जाएगा और हमारी बॉडी दोबारा होम्योस्टैटिक पोजीशन में आ जाएगी। इसको हम क्या कह रहे हैं? नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ग्लूकागॉन पे आ जाए। हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो गया, हमारी बॉडी को मैसेज मिला कि ग्लूकागॉन रिलीज किया जाए ताकि स्टोर्ड ग्लाइकोजन को यूटिलाइज करके क्या कर लिया जाए? हमारी बॉडी में ग्लूकोज की सप्लाई की जाए। ग्लूकागॉन रिलीज होगा, स्टोर्ड ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाएगा और हमारे ब्लड में ग्लूकोज का एक सर्टेन लेवल अटेन हो जाएगा। जब वो सर्टेन लेवल हाई होने लगेगा हमारी बॉडी को मैसेज दिया जाएगा फीडबैक मैकेनिज्म, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू। जो आउटपुट है उस प्रोसेस की वो ये बता रही है कि ग्लूकोज लेवल जितना चाहिए था हो गया है, अब एक्सीड ना कर जाए, तब ग्लूकागॉन की प्रोडक्शन को क्या कर दें? स्टॉप कर दें। तो हमारी बॉडी फिर होम्योस्टैटिक क्या हो जाएगी? नॉर्मल लेवल पे आ जाएगी। यहाँ पे मैं इसको राइट डाउन भी कर देती हूँ। इंसुलिन क्या है? बीटा सेल से रिलीज हो रही है जो क्या करेगी? ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है उसको इसने किसमें? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना है। जब सारी ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होगी इंसुलिन को क्या कर दिया जाएगा? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होके लिवर में और मसल में स्टोर हो गई है। अब क्या हुआ? ये मैसेज चला गया कि इंसुलिन की इनहिबिशन को क्या कर दिया जाए? स्टॉप कर दिया जाए। उसके बाद ग्लूकागॉन में अल्फा सेल्स हैं। अल्फा सेल्स क्या करेंगे? ग्लाइकोजन को क्या करेंगे? ग्लूकोज में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल कम था। जब एक सर्टेन लिमिट ब्लड के अंदर अटेन हो गई ग्लूकोज की, तो मैसेज दिया जाएगा कि ग्लूकागॉन की प्रोडक्शन को स्टॉप कर दिया जाए क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल हो गई है। ये बेसिकली क्या है? नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। इस तरह की और कोई भी एग्जांपल आपके माइंड में आती है तो आप उसको भी राइट डाउन कर सकते हैं और आपने कमेंट सेक्शन में भी डिफरेंट एग्जांपल जो है वो कोट करनी है। उसके बाद आता है पॉजिटिव।
पॉजिटिव जो है ये ऐसा आप कह लें कि फीडबैक मैकेनिज्म है जिसका आउटपुट बता रहा होता है कि इसको इन्हांस किया, यानी कि इस हार्मोन की प्रोडक्शन को और बढ़ना चाहिए, इसको इंक्रीज कर दें, इन्हांस कर दें। तो हम कहते हैं कि ये प्रोसेस को क्या करती है, इन्हांस करती है, नॉन होम्योस्टैटिक है, ये नॉर्मली लिविंग सिस्टम में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं हो रही होती, ये नॉर्मल पोजीशन से या नॉर्मल सिचुएशन से डाइवर्टेड है। ठीक हो गया। हम कहते हैं कि इस एग्जाम्पल में क्या है, नॉर्मली जो मेमोरी ग्लैंड होते हैं फीमेल के वो मिल्क प्रोडक्शन नहीं कर रहे होते, लेकिन आफ्टर आप कह लेंगे डिलीवरी ऑक्सीटोसिन जो है या प्रोलैक्टिन हार्मोन्स एंड डिफरेंट वो क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क कर रहे हैं, इजैकुलेशन ऑफ मिल्क कर रहे हैं। अब जैसे ही न्यू बॉर्न बेबी या न्यू बॉर्न इन्फेंट क्या करेगा, सकिंग करेगा मेमोरी ग्लैंड ऑफ द फीमेल के, तो उससे क्या होगी, मिल्क प्रोडक्शन होगी। अब जितनी ज्यादा सकिंग होगी उतना मैसेज जा रहा है, यानी कि सकिंग का लेवल बढ़ता जा रहा है, मिल्क प्रोडक्शन जो है वो क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। यानी कि जो सकिंग है वो आउटपुट है जो मैसेज दे रही है आपके गुनेड्स को कि आपने क्या करना है, उन हार्मोन्स की प्रोडक्शन ज्यादा करनी है जो मिल्क को क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, ताकि जो रिक्वायरमेंट है वो क्या हो सके, फुलफिल हो सके। और ये आप देखें नॉर्मल कंडीशन में फीमेल के साथ ऐसा नहीं हो रहा, ये क्या है, नॉर्मल सिचुएशन से डाइवर्टेड पोजीशन है, एक सर्टेन लिमिट तक ये सारा प्रोसेस जो है वो होता है। क्लियर होती है ये बात। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं हम नर्वस डिसऑर्डर के ऊपर। ये हमने फीडबैक मैकेनिज्म को टोटली इसी तरह से अगर आ जाता तो आपने इस तरह से इसको डिस्कस करना है। छोटी सी एक डायग्राम बेशक इसके साथ आप बना दें और नेगेटिव में जैसे लिवर पैंक्रियाज को ड्रॉ करें और ग्लूकागॉन और इंसुलिन का एक साइकिल सा ड्रॉ करके एक्सप्लेन कर देंगे किस तरह से हो रहा होता है। उसके बाद नर्वस डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। हम कहते हैं कि हमारे पास दो तरह के नर्वस डिसऑर्डर्स हैं। अगेन नर्वस डिसऑर्डर्स यानी कि हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर काम जो प्रॉपर्ली नहीं हो रहा तो उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आपने अब क्वेश्चन ये स्टूडेंट कहेंगे मैडम हम नर्वस डिसऑर्डर कर रहे हैं, हम हार्मोनल डिसऑर्डर्स नहीं कर रहे, केमिकल कोऑर्डिनेशन को हम क्यों नहीं कंसीडर कर रहे इतना। आपको याद होगा हमने जो ग्लैंड पढ़ा उसमें जो एबनॉर्मेलिटी थी हम साथ साथ पढ़ते रहे। एड्रीनल में हमने पढ़ा, हमने पैंक्रियाज में पढ़ा, हमने थायराइड में पढ़ा, हमने हर एक में अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो हमने इसको साथ साथ जो है वो कवर करने की कोशिश की है। उसके बाद हम नर्वस डिसऑर्डर्स की बात करते हैं। हमारे पास दो तरह के नर्वस, एक वॉस्कुलर नर्वस डिसऑर्डर है, एक फंक्शनल। नाम से जाहिर है वॉस्कुलर यानी कि हमारी ब्लड वेजल्स के अंदर कोई प्रॉब्लम होगा, फंक्शनल यानी कि जो फंक्शन है ना हमारे नर्वस सिस्टम का वो प्रॉपरली नहीं हो रहा होगा। और यहाँ जो हम ब्लड वेजल की बात करेंगे वो भी हमारे नर्वस सिस्टम को जो फैसिलिटेट कर रही होंगी, हम सिर्फ उन ब्लड वेजल्स की जो है वो बात करेंगे। अच्छा जी, वेस्कुलर डिसऑर्डर में हमारे पास पैरालिसिस आ जाता है, फंक्शनल नर्वस डिसऑर्डर में हमारे पास एपिलेप्सी आ जाती है। पैरालिसिस को देख लेते हैं, वही चीजें डिस्कस, सिम्टम्स, कॉजेज और ट्रीटमेंट। सिम्टम्स की बात करेंगे पैरालिसिस में हम कहते हैं कि कंप्लीट या फिर पार्शियल लॉस होगा मोशन, यानी कि हमारी बॉडी में कोई एक पार्ट या हमारी बॉडी की आप कह लें कि हाफ पोर्शन या फिर फुल बॉडी या कोई एक ऑर्गन या एक कोई बॉडी पार्ट जो है फंक्शन करना स्टॉप कर देगा। वो यही कह रहा है कंप्लीट या फिर पार्शियल लॉस हो जाएगा मोशन का, एक साइड या दोनों साइड भी अफेक्टेड हो सकती हैं। और नॉर्मली वॉल्यूंटरी मसल्स यानी कि स्केलेटल मसल्स जो है इसमें इन्वॉल्व होते हैं। कॉजेज क्या है, स्ट्रोक हो सकता है ब्रेन के किसी पार्ट में, यानी कि ब्रेन जो है वो नॉन फंक्शनल हो सकता है, क्लॉटिंग, हेमरेज वगैरह हो सकती है ब्रेन वाली वेजल्स के अंदर, या फिर कोई वायरल टॉक्सिन जैसे पोलियो वगैरह होता है उसकी वजह से हमारे पास पैरालिसिस की कंडीशन जो है वो प्रिवेल कर सकती है। ट्रीटमेंट क्या है, अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ पैरालिसिस या फिर कंडीशन या सिचुएशन ऑफ द पैरालिसिस पे डिपेंड कर रहा है। अगर पार्शियल है तो हम उसको फिजियोथेरेपी से क्योर करने की कोशिश करते हैं, वरना हम रिहेबिलिटेशन वगैरह के थ्रू जो है उसको क्योर करते हैं। फंक्शनल नर्वस डिसऑर्डर क्या है, हम कहते हैं इसमें एपिलेप्सी आ जाती है, एबनॉर्मल या फिर एक्सेसिव रिलीज ऑफ नर्व इंपल्स होता है। इसमें आप कह लेंगे थोड़ी सी आपको झटके, सीजर जिनको कह रहे हैं, झटके वगैरह लग रहे होते हैं। सिम्टम्स क्या है, एबनॉर्मल स्टेट है हमारे ब्रेन की जिसमें हमें सीजर, झटके या आप कह लें कि झटके ही कहते हैं हमारी बॉडी के, ठीक है। काजेस में क्या आ जाती हैं, ब्रेन स्ट्रक्चर में एबनॉर्मेलिटी होगी या फिर कोई जेनेटिक डिफेक्ट होगा, ठीक हो गया। स्ट्रोक वगैरह हो सकते हैं, ब्रेन ट्यूमर, इन्फेक्शियस डिजीज, हेड इंजरी, मेटाबॉलिक चेंजेस, कुछ भी इसकी कॉज हो सकती है जिसकी वजह से एपिलेप्सी की कंडीशन जो है वो क्या हो जाती है, डेवलप हो जाती है। नॉर्मली इसको क्योर कैसे किया जा रहा होता है कि हम एंटी सीजर ड्रग्स जो है वो दे रहे होते हैं और उन एंटी सीजर ड्रग्स का टाइमली लेना बहुत जरूरी है, नंबर 1। और उन एंटी सीजर ड्रग्स को आपको लाइफ टाइम यूज करना होता है। अगर आप उनमें थोड़ी सी भी उनको टाइमिंग में या फिर आप कह लें कि उनको किसी भी दिन आप मिस कर देते हैं तो इसका जो आप कह लें कि सीजर्स हैं वो क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं और आपकी से इन सीजर्स की वजह से जो है वो आप लीड्स टू डेथ भी कर सकते हैं। जैसे जो एपिलेप्सी के पेशेंट्स होते हैं उनको ये कहा जाता है कि आपने इनका बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, हर वक्त उनके साथ कोई ना कोई हो, क्योंकि उन्हें कभी भी कहीं पे भी सीजर जो है वो हो सकते हैं। उनकी मेडिकेशन का बहुत प्रॉपरली जो है वो आपको ध्यान करना पड़ता है। तो इस वजह से एंटी सीजर ड्रग्स इनको लाइफ टाइम जो है वो लेने होते हैं और उसके बाद इनको अपनी जो मेडिकेशन की टाइमिंग है
है उसको भी बड़ा आप कह लें कि उसमें पंक्चुअल और रेगुलर होना पड़ता है। अच्छा जी, ये था ऑल अबाउट द फीडबैक मैकेनिज्म एंड द नर्वस डिसऑर्डर। आज हमारा चैप्टर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल जो है कंप्लीट हो गया है। अगर किसी को क्वेरी क्वेश्चन हो, कोई सजेशन हो, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं हर एक को आंसर कर सकूं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम में मिलते रहे। थैंक यू।